क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 16 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और जो मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये। देखिए, G7 की समिट हुई, मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है ज्वाइन किया। अगला है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है डिफेंस के क्षेत्र में, जानेंगे इसकी पूरी बात। दुर्लभ जो है रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है, एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी। ठीक, अच्छा एक चीज़ बता दूं पहले, रेयर अर्थ मेटल जो है रेयर नहीं है बट उनको रेयर बोला जाता है। ठीक, तो एक तरीके का मिसनोमर है ये। अगला ये है कि गलवान क्लैश जो हुआ था हमारा, उसका 1 साल हो गया। चाइना और इंडिया वाले जो है झड़प हो गई थी आपका जो है गलवान वैली में, जानेंगे इसके बारे में क्या है अब सिचुएशन। ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है बताइए। और आप लोगों को देखिए बता दें, हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये वाला चैनल है, और ओनली करंट अफेयर चैनल जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। ठीक, टेलीग्राम पे भी चैनल है, बिना गैप के आप लोग लिखिए ओनली यूपीएससी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज देखिए क्या है, मृत्युदंड ऑफ गुरु अर्जन देव। ठीक, सिखिज्म वाले में हम लोग ने पूरा पढ़ा था कौन कौन से गुरु कौन कौन से नंबर पे हैं। गुरु अर्जन देव कौन से नंबर पे बताइए। 16 जून को जो है इनको जो है इनका मृत्युदंड हो गया था, बलिदान दिवस था। ठीक, और यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है, टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चालू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे। हम लोग 2022 का भी जो है प्लान कर रहे हैं, और जिन लोग को अगर इच्छुक हैं अगले साल के लिए भी ट्राई करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करेंगे। अभी उसकी डेट हम लोग घोषित कर देंगे जल्दी ही। 47th G7 समिट हुई। ठीक, 47th मोदी जी ने इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइन किया। अब देखिए, ये G7 समिट जो है, इसमें एडवांस्ड नेशंस ऐसा बोला जाता है, एडवांस्ड नेशंस जो कि इंडस्ट्रियल उसमें एडवांस है, काफ़ी औद्योगिक उसमें आगे बढ़ गए हैं, उनका एक ग्रुप है। इसमें रशिया भी था, लेकिन 2014 में इन्होंने क्रीमिया को जो है वो एक्वायर कर लिया था इलीगली, तो इनको फिर G7 बाकी लोग ने निकाल दिया इस ग्रुप से। 7 नेशंस कौन कौन से हैं देखिए, यूएसए, ठीक, कनाडा, ऐसे याद करिए, फिर उसके यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। एशिया से कौन सा है, सिर्फ जापान है। ठीक, और इसमें देखिए ये इंडिया ने क्या बोला कि भैया नेचुरल अलाई है, हम लोग जो है प्राकृतिक रूप से दोस्त हैं G7 के, और हमें जो है अगर लड़ना है तो हमें अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ना है, मतलब कि सत्तावाद के खिलाफ। सीधे सीधे मतलब यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है चाइना और रशिया को। यहाँ पे एक जो है बढ़िया समिट के दौरान एक जो इन लोग का एक होते हैं अलग अलग सेशन, उसमें एक सेशन हो रहा था ओपन सोसाइटीज़ एंड ओपन इकोनॉमीज़। ठीक है ना, मतलब ओपन वही है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा, ये सारी चीज़ें। एक इसमें टर्मिनोलॉजी भी आई है डेमोक्रेसी 11 करके। ठीक, तो 7 तो ये हो गया G7, उसके बाद इंडिया हो गया, बाकी 3 देश कौन है अभी देखेंगे। ठीक है, और यूके में हो रही थी, तो इसमें अध्यक्षता यहाँ पे यूके कर रहा था, बोरिस जॉनसन जी कर रहे थे। इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला G7 का ओपन सोसाइटीज़ पर। ओपन सोसाइटी और ओपन उस पर हो रही थी ना बात अभी, ओपन इकोनॉमीज़ पे, ओपन सोसाइटी पे जो है एक स्टेटमेंट निकाला गया। सभी देशों जो G7 के देश हैं उन्होंने निकाला, और इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको हम लोग मानते भी हैं, अफर्म भी करते हैं, और हम चाहते भी हैं कि लोग इसकी जो है सुरक्षा करें। और अब देखिए नया एक जुड़ गया है कि ऑफलाइन तो है ही है, ऑनलाइन भी। ठीक है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी ऑनलाइन भी करना है, हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, और जो लोग हैं हमारे उनको डर उससे जो है भयमुक्त करना है। ठीक, उत्पीड़न से मुक्त करना है। ठीक, आपका बोरिस जॉनसन जी ने एक टर्मिनोलॉजी दी है। G7 तो हो ही गया, उसके अलावा इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को जोड़ के डेमोक्रेसीज 11 नाम दिया। अब ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट, ठीक, ये अडॉप्ट किया गया कौन से सेशन में, एक सेशन होता है बिल्डिंग बैक टुगेदर। ठीक है, मतलब वही सारी चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी लाओ, ओपन समाज होना चाहिए, ओपन आर्थिक होना चाहिए, पूरा ट्रेड वेड बढ़िया से हो,
और जो है रशिया और चाइना को जो है घेरना है। ठीक, ओपन सोसाइटी ओपन इकोनॉमीज़ का था ये स्टेटमेंट, डायरेक्ट था चाइना रशिया के खिलाफ। जहां और इंडिया के ऊपर भी देखो यहाँ पे लोग ने कर रखा था, जो इंटरनेट पे ऊपर हमने पाबंदियां लगा रखी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और जो नए आईटी रूल्स आए उसके बाद ट्विटर के जो ऑफिस में जाके हमने पुलिस का सर्च करवाया, इस कब से जो है ये कहा गया है कि भैया पोटेंशियल थ्रेट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंडिया में, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, और बात यहाँ पे हम लोग किसकी कर रहे हैं, ओपन सोसाइटी की। कहाँ कहाँ पे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो इसमें थोड़ा सा इंडिया के ऊपर भी देख रेख रखी जा रही थी। ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट में एक और बात कही गई कि सभी ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो हुआ था, अदर ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ों को हमें सभी लोगों के लिए, सभी लोग जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करें, फुली एंड इक्वली, सब लोग बराबर हैं समाज में। मोदी जी ने इसके अलावा दो जो अपनी हमारी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हमने रखे हुए हैं, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो आप लोग को ज़्यादातर याद रहता है। दूसरा कौन सा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इसके बारे में मोदी जी ने काफ़ी कहा है कि इसकी प्रभावकारिता बहुत ज़्यादा है दुनिया में, हम इससे काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक, जो सेशन था क्लाइमेट चेंज पे, अब देखिए एक ओपन सोसाइटी वाला सेशन चला था, बिल्डिंग बैक टुगेदर वाला, अब ये ओपन से एक सेशन हुआ आपका क्लाइमेट चेंज पे। इसमें यही मोदी जी ने बोला कि हमें जो प्लेनेट का वायुमंडल है, जैव विविधता है, और या फिर जो ओशियंस हैं हमारे, हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते अगर हम लोग एक अपना अपना देखेंगे। हमें क्या करना है, वासुदेव कुटुंबकम, हमें जो है कलेक्टिव एक्शन लेना है क्लाइमेट चेंज पे। सब लोग मिलकर करेंगे काम, तभी अपना अपना जिम्मेदारी समझेंगे, तभी जो है हम लोग इससे जो है सफल हो सकते हैं इसमें। ठीक, इंडिया स्पीकिंग अबाउट इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट, ठीक है ना, ये जो वर्डिंग्स होते हैं ना, ये आप लोग को लिखने चाहिए आईआर वाले क्वेश्चंस में। अनवेवरिंग कमिटमेंट है, क्लाइमेट एक्शन के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और रेलवे का एक टारगेट अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि रेलवे ने टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब जितना एमिट करेंगे उतना हम जो है ग्रीन एनर्जी के जरिए बचाएंगे भी और सिंक भी बनाएंगे, तो ये 2030 तक करने वाले हैं। तो रेलवेज का एग्जाम्पल दिया गया। G7 एडवांस्ड इकनॉमीज़ जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ओरिजिनली G8 थे 75 से, और लेकिन 2014 में जो है 98 में रशिया ने ज्वाइन किया था, 2014 में रशिया को अतिक्रमण करने के चक्कर में क्रीमिया बताइए अच्छा कौन सी, ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी में से किस सी के पास में आता। अच्छा देखो होता क्या है, यूपीएससी देखो खेलता कैसे है। अब उसने यहाँ पे देखा कि अच्छा ये इन्होंने जो है इसको हथिया लिया, कब्जा कर लिया क्रीमिया को, तो उसने अंत क्या पूछ लिया यूपीएससी ने कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द बताइए कौन सी कंट्री, फला फला 4 ऑप्शन दिए, कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछेगा। 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके मैपिंग के जरिए हो सकते हैं, इसीलिए मैं मैपिंग वाली पूरी सीरीज चला रहा हूँ। उसको अभी मैंने स्ट्रेट वाला एक वीडियो आप लोग को दिया था। ठीक, जल डमरू मध्य वाला कैसा था, बहुत मेहनत करके पूरा बनाया था, उसके बाहर से कुछ आ नहीं सकता। क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपका जरूर सही हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार। देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, पहले तो जो है रक्षा मंत्री जी ने इसको अप्रूव कर दिया है, बजट 500 करोड़ का। क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अब इसके शब्दों में जाओ, ठीक, शब्दों में इनोवेशन, नवाचार करना है डिफेंस में, ठीक, और एक्सेल की तरफ जाना है, काफ़ी मतलब एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना है। ये जो डिफेंस है आपका, इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत आता है। और ये डीओ जो है, ठीक, ये डीओ किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डीओडी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो है डीओ है, डीओ है क्या है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है संगठन, जिसकी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव विंग जो है वो क्या है, इनोवेशन फॉर फंड और फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, डीआईओ जो है इसको फंडिंग भी देता है, इसको जो है इसके ऊपर देखरेख भी करता है, जो भी काम कराना है करता ही है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस मेन चीज़ क्या है, जितने भी नए नए स्टार्टअप हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, ठीक, सबको मौका दिया जाएगा, किसी तरीके से लाओ इनोवेशन वाले जो है सॉल्यूशंस लाओ, और उनको फंड करके डीआईओ फंड करेगा, सारी चीज़ करेगा, और ताकि ये जो है धरातल पर लाया जा सके आइडिया, और डिफेंस में हम लोग आगे से आगे बढ़ते जाए, एक्सेलेंस की तरफ चले आए। ये है पूरा जो है
गेम, ठीक। तो आयोडेक्स है, इसको अगर याद नहीं हो रहा है तो IO लगा दो, आयोडेक्स हो जाएगा। आयोडेक्स से अगर खुशबू सही नहीं लग रही तो DO लगा लो, ऐसे करके याद कर सकते हो। कुछ अपना बनाओ मेनोमिक्स, अच्छा लगता है, कुछ इंटरेस्ट लेके पढ़ो। पढ़ाई तो देखो एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। लोग ये सोचते हैं एक बार जॉब लग गई फिर तो बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होता है। तो जिस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, उससे क्या किया करो, दोस्ती, ठीक। ताकि जो है तुम्हारे साथ में जो है उसके साथ इंटरेस्ट के साथ में आप जो है पूरा आराम से रहें, ठीक। आयोडेक्स के को जो है प्रोमलगेट किया था, देखिए किसने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने, जो मैंने बताया आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। 2018 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसको फंड DIO करता है, मैनेज भी DIO करता है, किसको, आयोडेक्स को, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव आर्म है आयोडेक्स DIO का, ठीक, DO का। और ये जो है DO जो है प्रोवाइड करता है लीग लेवल पॉलिसी गाइडेंस, मतलब नीति बना के क्या क्या कैसे क्या करना है आयोडेक्स भैया, ये DO बताता है, ठीक। ताकि ज़्यादा तुम बदबू ना फैला दो। खैर देखिए, ये इससे ही समझ में आ गया ना। देखो सबसे ऊपर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक। इसके नीचे कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसके नीचे कौन है, DIO, ठीक। ये क्या करता है, फंडिंग देता है, प्रबंधन देखता है, नीति दे बताता है कैसे क्या करना है। और किसको, आयोडेक्स को, यानी कि आईडेक्स को, ठीक। इनोवेशन डिफेंस एक्सलेंस करके, ठीक है। और ये सब इकोसिस्टम, बस इनोवेशन लाना है, MSME को जोड़ो, स्टार्टअप को जोड़ो, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को भी जोड़ सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। और सारा सब जो है सपोर्ट मिलने के बाद आपको इस तरीके के पोटेंशियल फ्यूचर अडॉप्शन करना है इंडियन डिफेंस के लिए, एरोस्पेस नीड के लिए। बस यही सारी बोल बच्चन की बातें हैं। 300 से ज़्यादा इन लोग को पार्टनर बनाया गया है, 500 का बजट दिया गया है। इकोसिस्टम, इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम को जो है यूज़ करते हुए, उसके बारे में जागरूकता फैलाते हुए डिफेंस की नीड्स को पूरा करना है। और हमें जो है सॉल्यूशंस देने, इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए। स्कीम का एम यही है कि हम लोग तेज़ी से विकास करें स्वदेशी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, जो कि इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में यूज़ हो सकें, और शॉर्टर टाइमलाइंस में, कम समय में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। डिफेंस वाली, यार हमें राफेल क्यों खरीदना पड़ता है, देखते हो कितने साल लग गए। इससे बढ़िया हमने जैसे अपने यहाँ तेजस बनाया है। अब तेजस में आप लोग इसे पढ़ते हो तो क्यों भैया राफेल की जरूरत पड़ी, अब तेजस थी, कभी सोचा है पढ़ते समय? ये सिंगल इंजन है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। ये डबल इंजन है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा ऊंचाई पे हर जगह से बेहतर है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हैं, इनको ध्यान दिया करो। कल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें निकालना है, इनोवेशन, वही सब चीज़ें बताई गई, फिर से वही चीज़ रिपीट हुई है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो DO है, ये नॉन प्रॉफिट, ये कंपनी है, ठीक। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, हल और बेल, ठीक। HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, एक होता है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक। वो क्या बनाता है, EVM भी बनाता है, ठीक है। EVM एक और कंपनी भी बनाती है, ठीक। उसका नाम क्या है बताइए। 2 लोग EVM बनाते हैं हमारे भारत में, जो कि सरकारी कंपनियां हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेयर अर्थ मेटल जो है और चाइना की मोनोपोली, एकाधिकार। देखो क्या होता है कि रेयर अर्थ मेटल वैसे तो रेयर नहीं है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मिलते ज़्यादातर ये चाइना में है, ठीक। चाइना की लोकेशन, अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी USA देखो, वैसे तो उसको खूब गाली वाली देता रहता है, कभी बताता रहेगा कि कंसी मैनिपुलेटर है, कभी कुछ बताएगा, कभी कुछ कहेगा, लेकिन रेयर अर्थ मेटल जो है इन्हीं से ही इंपोर्ट करता है। 80% तक 2019 में किया। आप समझो क्यों ज़रूरत है इसकी। जितने भी नए नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बन रहे हैं, स्क्रीन ये जिस पे आप लोग छू छू के जो है ना मोबाइल चलाते हो, ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेहतरीन से बेहतरीन आइटम है, बन रहा है, जो है गैजेट बन रहे हैं या फिर आगे बनेंगे फ्यूचर में, उन सब में ये रेयर अर्थ मेटल्स ही यूज़ होते हैं। लेंथेनाइड्स, और जिसमें यूट्रियम और ये सारी चीज़ें हैं, 17 तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचरिस्टिक और प्रेजेंट में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। समझ में आ गई बात। और देखो सबसे ज़्यादा ये एप्पल का और ये सब कहाँ पे, USA में ही तो होता है, ठीक। तो ज़्यादातर जो है ये इंपोर्ट करते हैं भैया चाइना से, ठीक। और यूरोप देश भी जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं, किससे, चाइना से ही। इसीलिए जो है ये जो मोनोपोली है, इसकी वजह से काफ़ी परेशान है दोनों लोग, USA और जो है यूरोपियन यूनियन। इंडिया वाले परेशान नहीं है, ठीक, क्योंकि अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इतनी है नहीं, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग हब तो हम बनना चाहते हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत,
लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं आ पाए। तो ये वाली चीज़ है। ईयू भी जो है, अब ये देखो भाई साहब 98% चाइना से करता है, कितनी बड़ी डिपेंडेंस है, तभी तो ये चाइना को ये लोग दबा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ोगे ना, तो नई नई चीज़ें, जो विंड मिल, हाँ विंड मिल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये आपका रेयर अर्थ मेटल जो है। चाइना मार्केट की ने डोमिनेट कर रखा है, वेस्टर्न जो है नेशंस, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अमेरिका की चिंता क्या है कि अगर हम चाइना को कट ऑफ करते हैं तो हमको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से हम ड्रोन से अफगानिस्तान में देखो इसने कितने हमले किए थे। विंड टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब नहीं बना पाएंगे। और इस समय देखो जियोपॉलिटिकली काफ़ी फ्रिक्शन चल रहा है भैया, चाइना यूएसए उन सब के बीच में, क्वाड और ये जो है ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इन सब के बीच में रेयर अर्थ भी मिलना जरूरी है भैया, दुकान भी तो चलानी है। तो ये वाली चीज़ें यूएस चाहता है कि वो प्रोडक्शन बूस्ट कर सके और प्रोसेस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रेयर अर्थ का, ठीक। और लिथियम क्यों, जितनी भी बैटरीज अभी जो बनती हैं ज़्यादातर, जो मोबाइल में जिससे आप देख रहे हो ना, इसमें भी लिथियम की ही बैटरीज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्किंग विद एलाइज टू इंक्रीज सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई रिड्यूस का, अरे वही सारी चीज़ें हैं दोनों हैं, बस चाइना से मिल नहीं रहा है किसी ना किसी तरीके से जो है, इधर उधर की बातें करके यूएसए, क्योंकि अब ये नेचुरली मिलता ना, आप इसको ऐसा तो है नहीं कि आप इसको जो है आर्टिफिशियली बना सको। तो इस पे कुछ चीज़ों में तो भाई एकाधिकार जो है वो नेचुरली ही मिला हुआ है, उसमें से एक ये चाइना को फेवर कर रहा है। पे रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन ये वाला जो है मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है मेंस में, तो और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन इस बार बनने के चांसेस हैं। अच्छा एक चीज़ है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, NFT आजकल जो है काफ़ी न्यूज़ में है। अभी आज मैं जब बना रहा था उससे पहले एक न्यूज़ आई तो रह गया। WWW जो आप लोग यूज़ करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें इसको भी बेचा जा रहा है और काफ़ी इससे पैसे मिले हैं NFT के जरिए, नॉन फंजिबल, ठीक, फंजिबल टोकन, ठीक। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर जैसे कि किसी ने ट्वीट भेज दिया अपना, किसी ने कुछ भेज दिया, तो इसको सबको NFT बोलते हैं, ठीक। अभी WWW ये एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके की यूनिक चीज़ें और फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें होती है ना, उनको उठा के पूछ लेता है। जैसे पिछली बार ब्लॉकचेन मैंने बताया था लास्ट में कि ये वाला पढ़ के जाना, रोज मैं जो लिस्ट देता हूँ, जैसे अभी आपको रिवीजन दे रहा हूँ, रोज बेसिक का टॉपिक दे रहा हूँ, ऐसे करंट अफेयर का भी टॉपिक दूंगा अभी, ठीक। तो चिंता मत करना, अभी सारी चीज़ें हो जाएंगी लगातार, बस आपको हमारे साथ जो है जुड़े रहना है। रेयर अर्थ मेटल जो है आपका, ये इनको कई सारे नाम बोलते हैं, लेंथनाइट भी है जिसमें यूट्रियम, स्कैंडियम, 17 तरीके के होते हैं और बहुत ही इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और ये काफ़ी चमकदार चांदी की तरह होते हैं। देखो क्या है, वाइट, सॉफ्ट एंड हैवी मेटल, ठीक है ना। वाइट भी है, सॉफ्ट भी है, हैवी भी है। स्कैंडियम और रीट्रियम जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट माने जाते हैं। और ये एक ही ओर डिपॉजिट में, जैसे आयरन हम लोग बनाते हैं तो सीधे आयरन थोड़ा ना होता, पहले ओर होता है, ओर से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक, तब जाके जो आयरन वाली चीज़ें होती है वो अलग करते हैं। तो उसी तरीके से ये एक ही ओर डिपॉजिट में आपका जो है लेंथनाइड में ये स्कैंडियम, तभी तो बोला गया इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक। और ये डिफरेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है, मेटलर्जी में, न्यूक्लियर में, इलेक्ट्रिकल में, आपका ल्यूमिनेसेंट जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब चमकदार वाली। और रेयर अर्थ वैसे बोला गया है लेकिन रेयर अर्थ है नहीं, आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में होता है। क्रस्ट मेंटल और कोर होता है ना, उसमें क्रस्ट जो है ऊपर लेयर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलता है ये मात्रा में। रेयर अर्थ मिनरल जो है इसका नाम और कौन कौन से नाम है, यूट्रियम और वो तो देख लिया, स्कैंडियम, नियोडाइमियम, ठीक, प्रेसियो डाइमियम और डायस्प्रोसियम, ठीक। ये सब क्रूशल है मैग्नेट बनाने के लिए, इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, जैसे कि विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक कार, सॉफ्ट स्मार्टफोन, कंप्यूटर की स्क्रीन, टेलीस्कोपिक लेंस, अभी हम लोगों ने टेलीस्कोप वाला लेंस एक सुना तो पढ़ा था ना, याद आ रहा है, चाइम, ठीक। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के करो, ये सारे एप्लीकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक। मेन कौन सा है, सेरेमिक, और ये देखिए कैपेसिटर, रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर क्या होता है बताइए, जो फर्नेस होता है ना, आग जिसमें जलती है, उसके जो है उस पर लगाया जाता है ये दीवारों पे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि 1 साल हो गया है चाइना को पीटे हुए, गलवान क्लैश जिसे कहा जाता है। अब देखिए इंडिया के तो करीबन इससे 20 से ज़्यादा जो है भारतीय जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना ने बताया नहीं था कितने हुए। वो मतलब ये एक्सेप्ट भी नहीं करता, यही तो ये होता ना बेकार देश का, मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ कोई मरे हैं,
ठीक, मतलब उनको शहीद फिर कहा जाएगा क्या? आप खुद सोचो, एक देश का एक जिम्मेदारी भी होती है कि वो माने, और फिर जो उसकी फैमिली या फिर जो सोल्जर अपना, क्या उसको अपनी नहीं मानोगे? कोई तो, ये तो ऐसे टेररिस्ट लोग करते हैं। तो इंडिया और चाइना ने के बीच में जो है लद्दाख में काफ़ी झड़प हुई थी, और डिस्प्यूटेड बॉर्डर की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि समझ में नहीं आता, कभी ये चाइना कहेगा कि नहीं यहाँ यहाँ से है, इंडिया कहेगा नहीं यहाँ से है, तो एक मोटा मोटी जो लाइन है उसको छोड़ा हुआ है। लोग ये कहते हैं तुम इधर मत आओ इंडिया वाले, चाइना वाले जो है कहते हैं इंडिया से कहते हैं, इंडिया वाले चाइना से कहते हैं कि तुम इसके आगे मत आओ। ऐसा चल रहा है अभी। ठीक, मनमोहन लाइन जो खींची गई थी उसके ऊपर विवाद है, मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है एक बार कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक, तो उसमें पार्टी तो थी नहीं, चाइना तो देश ही नहीं था। तो वो कहता है कि जब हम थे ही नहीं तो हम क्यों, और साइन भी नहीं किया था, ये बात सच है। तो तिब्बत से आपका हुआ था, तिब्बत कोई नेशन है नहीं तो हम क्यों माने, ये मेन मुद्दा है। शिमला एग्रीमेंट ये सब पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ है। इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी बड़ी जो है किलोमीटर की बॉर्डर है। सबसे बड़ा इंडिया का जो है बॉर्डर के हिसाब से कौन सा नेशन है बताइए? ठीक, नेपाल है कि बांग्लादेश है? दो में से तो चूज़ कर लोगे ना, कोई तो एक तुक्का ही मारो। ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम है, कोई कहता है ये हमारी जगह, कोई कहता है वहाँ, और ये सारे जो है झड़प हो गई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पता नहीं चलता है। ठीक, और ये देखिए, ये है एक हमारा देखिए अक्साई चिन, जिसको चाइना ने कब्जा लिया था 1962 वाले वॉर में। पहले यहाँ तक आया, यहाँ तक कब्जा लिया, फिर खुद ही कहता है, पहले खुद ही आया एग्रेसर बना, और फिर बाद में कहता है बस 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 अब हम शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐसा करने लगा। ठीक, सियाचिन देखिए, यहाँ पे इंडिया ने ये कब्जा लिया था बहुत ही स्ट्रेटजिकली। कौन सा ऑपरेशन, क्या नाम था, याद आ रहा है कुछ? किस ऑपरेशन के जरिए इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया निकल, और ये पिछले साल क्वेश्चन गलवान ने, देखो गलवान में ये सारा हुआ था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या पूछा? यहाँ नहीं, ये गलवान ये नहीं पूछा, बताओ क्या है। उसने पूछा कि बताइए सियाचिन किसके की लोकेशन क्या है, तो उसमें NJ98 करके जो आता है उसके नॉर्थ में पड़ता है, ये आंसर था। तो ये मैं कहता हूँ कि आपसे बिल्कुल अर्जुन नहीं बनना है यहाँ पर, थोड़ा सा जो है इधर उधर पूरा देख लो, पूरा देखो। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये है। ठीक, और ये देखो इंडिया के पास अभी देखा जाए तो इफेक्टिवली इतना है, ये इतना है मतलब अपना, बाकी ये सब तो है ही है। ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर क्या बोलते हैं, LOC, जिसको रेडक्लिफ जी ने कहा था। ठीक, और इंपॉर्टेंस ऑफ गलवान। अच्छा, रेडक्लिफ वाली कहानी पता है कि नहीं पता है? 15 अगस्त 14 अगस्त को तो पाकिस्तान की आज़ादी होती हो गई, फिर 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी हो गई। रेडक्लिफ भाई साहब जिन्होंने बॉर्डर बनाई थी, डिमार्केट की थी, इन्होंने 16 या 17 तारीख को बताया था कि ये बॉर्डर कहाँ कहाँ पे, तभी तो गदर मचा था, इतने लोग मारे पीटे गए थे, कट गए थे। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इनकी भी गलती थी, रेडक्लिफ जी की। इन्होंने जो है, एक तो ये मैपिंग के एक्सपर्ट थे नहीं, तब भी ब्रिटिशर्स ने बना दिया था बस खाना पूर्ति करने के लिए। इंपॉर्टेंस गलवान वैली की क्या है? मतलब ये एक रिज लाइन है जहाँ पर श्योक के रूट को, अब यहाँ पे इंडिया वाले भी जो है, ये देख रहे हो, एक सेकंड, ये यहाँ पे ये बना, यहाँ पे क्या है, श्योक नदी भी है। ठीक, तो इंडिया इसके बगल से जो है दौलत बेग ओल्डी, और यहाँ पे जो है रोड बना रहा था, तो तुरंत चाइना ने सोचा अगर इस पे बन गया तो हमारी तरफ के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती, तो इसी की वजह से जो है लड़ाई हुई थी। ठीक, दौलत बेग ओल्डी और दरबुक श्योक, ये विलेज से रिलेटेड जो है रोड बना रहा था इंडिया, जिसको जो है लेकर चाइना वाले बोल रहे थे कि तुम जो है ना बनाओ, और फिर झड़प हो गई। ठीक, ये चीज़ है, अक्साई चिन के बहुत ही करीब है, उनको अपनी अक्साई चिन की लोकेशन पे थ्रेट महसूस होने लगा था चाइना को, इसलिए आके भिड़ गए वो। ठीक, करंट रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उस मतलब जो चाइना की जो आर्मी कह सकते हैं, उसके साथ में कुछ कई सारी बातें हुई हैं, कभी कई टकराव भी होते रहे, लेकिन अभी भी जो है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है ना, वो होता है ना, जब एक बार ट्रस्ट चला जाता है तो आदमी फिर सामने वाले को जो है शक की निगाहों से देखता है, और वहीं शक चल रहा है। ठीक, अभी पांगोंग सो से भी अभी कुछ तो हुआ है डिसएंगेजमेंट, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे गए हैं, बट फिर भी अभी इतना बढ़िया जो है वो फिर से ट्रस्ट आ नहीं पाएगा, अभी एक साल में तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और वैसे भी हम लोग अभी इनको बैन वैन कर रहे हैं इनकी, तो और दिक्कत है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ओलिविया। अब देखिए, ऑलिव रिडले टर्टिल जो है ना, उड़ीसा में आके बहुत बड़ी तादाद में ये लोग क्या है कि एक साथ जो है बच्चे देते हैं, तो उस फिनोमिनन को कहते हैं, एक साथ इसको मास नेस्टिंग बोला जाता है, और इस पूरे फिनोमिनन का बोला जाता है अरीबादा। ठीक है,
अरीबादा बोला जाता है। और इसके लिए ऑपरेशन ओलिविया 1980 से चलाया जा रहा है। कौन चलाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड चलाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो जैसे टेरिटोरियल वाटर है, तो पहले टेरिटोरियल वाटर ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक। उसके बाद कंटिगुअस जोन होता है, वो भी 12, तो 12 12 24, और फिर EEZ तक, यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो होता है 200 तक। तो यहाँ तक इंडियन कोस्ट गार्ड अपना देख रेख कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हाई सीज आ जाते हैं। हाई सीज में कौन करता है भैया? इंडियन नेवी करती है, ठीक। इंडियन कोस्टल गार्ड जो है, इसके पास अपने जो है नाव भी होती है, एरोप्लेन भी होते हैं। तो उनके जरिए क्या है कि अरीबादा, क्योंकि ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है, इनका बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है इनके मीट खाने के लिए, और जो शेल्स होते हैं इनके या एग्स होते हैं, इनका लोग पोचिंग और जो है बेचते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये जो इनकी एक मास नेस्टिंग वाली जो फिनोमिनन है अरीबादा, ये हो नहीं पाती, इनको डराया जाता। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इनकी रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं। याद रहेगा ना? आप एयरक्राफ्ट के जरिए पूरा गार्डिंग करते हैं, पूरा कब से, बहुत कम टाइम के लिए भी नहीं, नवंबर से लेकर आपका मई अभी जो खत्म हुआ है तब, ठीक। ये हर साल करते हैं इनको। तो ये सारा जो है ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया गया। ओडिशा में नवंबर दिसंबर से ब्रीडिंग मंथ होता है, तो उनको जब ब्रीड करके फिर वापस चले जाते हैं, तब तक पूरा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड देख रेख करता है। वेरी नाइस, बहुत बड़ा जो है, देखिए नवंबर टिल में, ठीक। और ये फास्ट पेट्रोल वेसल की देखते हैं कोई आके जो है इन लोग को डिस्टर्ब ना करे, और साथ ही साथ बच्चे सब जो है प्रोटेक्ट रहें, ठीक। ये देखो इतने सारे आवर्स, इतने लाख टर्टल जो है, जिन्होंने 3.5 लाख टर्टल ने एग्स दिए थे। ये कितना खूबसूरत है जानवर आपका, मतलब टर्टल ये, ठीक। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है लॉ इन्फोर्समेंट है, समुद्र में जो है कानून व्यवस्था को जो है सुरक्षित करता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करता है, टेरिटोरियल वाटर, कंटिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव जोन्स में। और ये फॉर्मली फॉर्म्ड हुआ था 1 फरवरी 1977 में। आपका इंडियन कोस्ट गार्ड आपका बनाया गया था एक्ट अधिनियम 1978 में, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके कई सारे सरफेस और हवा के ऑपरेशन करता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है पूरी दुनिया में। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में समझ लेते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है लेपिडोचाइल्स ओलिवासिया, ठीक। ऐसे करके बहुत ही कठिन नाम लगते हैं वैज्ञानिकों वाले। मुझे लगता है ये वैज्ञानिक जानबूझ कैसे नाम लेते हैं कि नॉर्मल आदमी ले ही ना पाए और अपने आप को जो ये थोड़ा सा कॉलर उठा सकें, ऐसा है क्या? देखिए इट हैज़, ये इसकी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नेस्टिंग हैबिट होती है, और काफ़ी बड़े तादाद में बच्चे एक साथ देने की, जिसको अरीबादास बोला जाता है। और ये कार्निवोरस होते हैं, यानी कि नर मांसाहारी होते हैं। और मैं नर बच्ची को बोलने जा रहा था मांसाहारी होते हैं, और इनका ऑलिव कलर का होता है जो ऊपर से, ठीक। और ये माइग्रेंट बहुत दूर से जो है प्रवास करके आते हैं, फिर फीड और मीटिंग करते हैं, पूरे साल का इनका यही सिस्टम रहता है। अभी क्या है कि अंडमान निकोबार में भी इनका एक नया मास नेस्टिंग ढूंढा गई है साइट। बहुत अच्छी बात है। देखो ये एक जगह सेव करते हैं तो दूसरी जगहों पे भी इनका बढ़ रहा है जो है दायरा। ये एक दिस इज़ वेरी गुड साइन, ठीक। ये आखिर वाकई में एक संरक्षण और कभी कंजर्वेशन। अब देखो ये वाला अगर आपने पढ़ा, ठीक, और तो आपके पास आई इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको आपने अप्लाई नहीं किया, कहीं क्वेश्चन आ गया इन सितु एक्स सितु या फिर इस टाइप से कंजर्वेशन बताइए क्या होता है, तो ये अरीबादा वाला जो ये ऑपरेशन ओलिविया, इसको लिखो एग्जाम ना, बिल्कुल खुशी के मारे जो है कुर्सी बैठ जाएगा, कुर्सी अपनी टेबल बैठ जाएगा कि हाँ यार सही लिख रहा है बच्चा, ठीक। तो ये एक्सट्री बहुत इनका मीट, इनके शेल, लेदर और एग्स के लिए इनको पोचिंग किया जाता है, और इनका जो है थ्रेट रहता है, एक्सीडेंटल किलिंग भी हो जाती है। जो फिशिंग करने आते हैं उनके जाल में फंस के, तो उनको भी रोका जाता है, ठीक। IUCN की जो रेड लिस्ट में ये जो है वनरेबल है, और लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 का जानवर, इसलिए देखो मैंने आप लोग पहले बताया है सारे IUCN नहीं रट सकता कोई भी। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो करंट अफेयर में कम से कम आ रहे हैं, उनका जो शेड्यूल 1 के जानवर हैं, जैसे डुगोंग है और भी कई सारे हैं, टाइगर है, एलिफेंट है, इन सब के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइट जो कि ट्रेड को रोकता है एंडेंजर्ड स्पीशीज में, उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, एथिक्स का क्वेश्चन है। अभी इधर काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। अडानी वाला आपने सुना होगा कि जो है कुछ फॉरेन एंटिटीज़ जो है बैन कर दी गई कि अब इंडिया में जो है स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर पाएंगे।
वो कहा जा रहा है कि वो लगातार एक ही कंपनी के ग्रुप को जो है कंपनियों में खरीद कर रहे थे। तो मैंने आप लोग को बताया था, अभी देखिए प्रूवन नहीं है, लेकिन मैं एक फिनोमिनन बता रहा हूँ जो एक लग रहा है आसार हो सकता है। क्या होता है भारत में जो ब्लैक मनी होता है, समझना मेरी बात, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था। भारत से निकला ब्लैक मनी, जिस अनअकाउंटेड मनी है, पता नहीं कहाँ से आया, ठीक, और फिर उसको बाहर के जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या भारतीय या फिर बाहर जो है आपका विदेशी निवेश के माध्यम से एक नंबर बनाकर उसको हमारे ही वापस इन उसमें जो है अर्थव्यवस्था में निवेश के तौर पे लगा दिया जाता है। तो हो क्या रहा है, ये खुद का ही पैसा काला धन उठा के वापस इंडिया में सफ़ेद धन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। देखिए ये इनसे रिलेटेड है कि नहीं है, ये तो अब जो है सेबी और एनएसडीएल देखेंगे, लेकिन ये चीज़ जो है एक कॉरपोरेट गवर्नेंस को दिखाता है कि कोई कि कॉरपोरेट अगर कंपनी है तो वो किस तरीके से अपना जो है शासन करती है, शासन मतलब कैसे गवर्नेंस चलाती है, उसके तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इसमें जो है बहुत बिल्कुल एकदम कंपनी का नाम लिए बगैर अच्छे से एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें आप लिख दो कंपनी ए, कंपनी एक्स वाई जेड, कुछ ऐसे करके लिखिए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिकल वैल्यूज क्या हैं, ध्यान रखना, मैंने पूछा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिकल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य क्या है, ठीक। इसी के साथ हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, कॉमन गाइस विषय, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन, अभी मेन से खत्म हुआ, आप प्रीलिम्स पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं। देखिए पायरोस्ट्रिया लालजी, प्राइस्ट्रिया लालजी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा गलत है। 15 मीटर टॉल ट्री होता है, ऊंचा लंबा पेड़ होता है, जो चाय परिवार के जीनस से संबंधित है, क्या सही है स्टेटमेंट, ठीक। प्रेस्टियो लाल जी जो थे उनके नाम पे इसको रखा गया नाम। और ये जो है ट्री जो है ज़्यादातर मडागास्कर, कल हम लोगों ने स्टेट वाले में ये पढ़ा भी था, मडागास्कर मोजाम्बिक चैनल के आसपास अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है यूजुअली। लेकिन अभी इंडिया में ये साइलेंट वैली जो एक है नेशनल पार्क है केरला, वहाँ पाया गया है। तो देखिए ये गलत है। अंडमान एंड निकोबार में पाया गया, तो तीसरा वाला गलत है, तो तीसरा वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है सी। लेकिन पहला वाला भी गलत है, क्यों? क्योंकि ये कॉफ़ी की प्रजाति है, चाय नहीं। अब कॉफ़ी पियेंगे, क्वेश्चन को सही करके रहेंगे। देखिए ऐसा है, 15 मीटर टॉल कॉफ़ी फैमिली अंडमान निकोबार में, अंडमान आइलैंड में ये अभी भी ढूंढा गया है। और ये काफ़ी इसकी लॉन्ग स्टेम होती है, वाइट कोटिंग होती है, जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब जैसे ये पेड़ है तो इसे जो ऐसे ये पेड़ है, ठीक है, तो ये ट्रंक कहलाएगा, ये जो हो गया, तो ये वाइट कोटिंग होती है, काफ़ी लंबे लंबे इसमें लीव्स होते हैं। और ये साउथ अंडमान के वंडूर फॉरेस्ट में पाया गया है, फर्स्ट रिपोर्टेड। वंडूर फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ अंडमान में है, ठीक। फ्रेंच ओपन से संबंधित जो है अभी ये आ गए कुछ कथन। यूरोप में हुआ, रोलैंड गैरोस भी इसको बोलते हैं, फ्रांस में होता है ये। इसकी एक मेजर टेनिस टूर्नामेंट है जो 2 हफ्ते तक चलता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा, और पेरिस में, फ्रांस में हर साल मई के महीने में होता है लास्ट में। और फ्रेंच ओपन ये प्रीमियर क्ले कोर्ट है, क्ले कोर्ट होता है ये, ठीक। और चैंपियनशिप टूर्नामेंट है वर्ल्ड का। तो देखिए 4 जो है हर साल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। यूएस ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है यूके में, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, और फिर कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक। तो ये ग्रैंड स्लैम अभी किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता, और ये 125वां एडिशन था, 1891 से चालू हुआ है। नोवाक जोकोविच ने जो है इसको जीत लिया। इनके भी अब 19 खिताब हो गए हैं ग्रैंड स्लैम के। इनके ऊपर अब बचे हैं कौन कौन? रॉजर फेडरर और नडाल, दोनों के पास 20-20 हैं, ठीक। और ये चीज़ है। अभी मेंस सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच, वीमेन सिंगल टाइटल बारबोरा क्रेक्सिकोवा, ठीक है, नाम क्रैकजैक टाइप है। और वीमेन डबल टाइटल में भी देखे बारबोरा क्रेक्सिकोवा, इसकी तो बल्ले बल्ले होगी, कैथरीना सिनियाकोवा, क्या हो रहा है ये, खोवा खा के आ रहे हैं क्या? मैन डबल टाइटल जो है उसमें पेरे ह्यूग्स और हर्बर्ट और निकोलस माहूत इन्होंने जीता है। तो इसी साथ में हम लोग का खेल हम खेल के साथ में हो गया है खत्म आज का सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि हम ये मिशन अपना जो यूपीएससी में लोगों को सेलेक्ट कराने का है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और सिलेक्शन उनका करवा सकें। अगर आप लोग को हमारा यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, या फिर यूपीएससी का भी 2022 का भी हम लोग जल्दी ही चालू करने वाले हैं,
इसके लिए जानकारी लेनी तो 856488053096960608 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग लेते हैं अभी के लिए अलविदा, कल मिलेंगे फिर सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जो है आप लोग खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।